आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। जैसा कि हम आपको बताते आए हैं फ्रेंड्स, हमेशा से सजेशन दिया, हमेशा मैंने आपको हर वीडियो में ये बोलता आया हूँ कि बुक्स से हमेशा जुड़े रहें, हमारे लेक्चर्स को सुने और बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक ही आपको बेसिक नॉलेज देगा और बुक से ही आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन को, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आए हैं। दूसरा सजेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब अपने इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में जो आपको अकॉर्डिंग टू द 8th क्लास सिलेबस, देखिए मैं 8th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपके घर में 32 एम्पियर का फ्यूज हो लगा हुआ और उसमें 64 एम्पियर वाला करंट बहा देंगे तो क्या होगा, वो 32 एम्पियर का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। तो इसी तरह हम आपको 8th क्लास का सिलेबस है और इसमें 12वीं क्लास की बात बता देंगे तो आप भी फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए फ्यूज करने से बचना है। जो सिलेबस है उसी पर फोकस करना है। सिलेबस ही आपका सब कुछ है, सिलेबस से बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस पर, ये 8th क्लास का सिलेबस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आई, यहाँ पर बैक्टीरिया की बात आई, तो यहीं से स्टार्ट होगा। बैक्टीरिया अब यहाँ से स्टार्ट होगा और जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हों, चाहे साइंस के स्टूडेंट बने, चाहे इंजीनियर बने, ये बैक्टीरिया आपका, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन और ये कितने तरह का होता है, ये सबसे पहले ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये कितना, ये जो है हमारे डिजीज कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है हमारे डेली लाइफ को बैडली कैसे अफेक्ट करता है एंड गुडली कैसे अफेक्ट करता है। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हैं, डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और जो कि हमारे ज़िंदगी का दुश्मन हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के दोस्त हैं। तो इस बैक्टीरिया के बारे, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में जो फूड स्पॉइलेज हो जाता है, फूड को कैसे ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कैसे फूड जो है हमारा बर्बाद हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो हाउ टू प्रिजर्व आवर फूड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो आसपास चीज़ें नज़र आती हैं, आप हमेशा गौर कीजिए, हमेशा पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स के क्या आप बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर, जैसे दही है, दही जो आप देखते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कमाल है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दही को बनाता है। ठीक उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जो यीस्ट हमेशा देखता है, आप जो खाते हैं, केक खाते हैं, ये बेकिंग, जितना सारा बेकिंग प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से आता है, ये किसका कमाल है। ये इस तरह से फूल जाना बहुत ही नरम कर देता है, उसको बहुत सॉफ्ट कर देता है और वो एक शक्ल अख्तियार ऐसी कर लेता है, बहुत ही लाइट वेट होता है वो, तो वो होता है यीस्ट से। ये भी यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद देखिए आप विनेगर खाते हैं, बड़े बड़े आजकल विनेगर एंशियंट टाइम से ही ये विनेगर जो है किससे बन रहा है, बैक्टीरियम एसिटी से। ये एसिटिक एसिड होता है विनेगर, और बैक्टीरियम एसिटी का रोल है, ये नेचुरल बैक्टीरिया है जो विनेगर बनाने में मदद करता है। फिर जितने सारे वाइन्स हैं, वो वाइन्स जो बनते हैं वो भी उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। तो डेली लाइफ में आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्मों का किस तरह का रोल है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। इवन कि मैं आपको बता दूं, आज की डेट में लोग बैक्टीरिया को खाते हैं।
डॉक्टर बैक्टीरिया प्रिस्क्राइब करते हैं। इस नाम से डरोलेक्जेट के नाम से मार्केट में देखी जाकर बैक्टीरिया लोग खा रहे हैं। डरोलेक्जेट डॉक्टर लिख रहे हैं, बच्चे को भी लिख रहे हैं, बड़ों को भी लिख रहे हैं। अब तो बैक्टीरिया के बारे में ये भी बातें हो रही हैं कि बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डेली लाइफ में हेल्पफुल है। ये मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आसपास की चीज़ों में भी बैक्टीरिया है और वो हेल्पफुल बैक्टीरिया है। हार्मफुल बैक्टीरिया तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि आप ब्रेड को छोड़ दीजिएगा तो उस पर मॉल्ट्स उगाते हैं, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही डेंजरस होता है, उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ इस पर कि आपका जो टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली जो एनसीईआरटी है वो कवर करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 4 टाइप्स। इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, लेकिन मैंने जो मेंशन किया है वो 5 टाइप्स। इसने वायरस को बिल्कुल अलग कर दिया है। वायरस को अलग करने की वजह यह है कि वायरस जो है वो एक इंटरमीडिएट है। वो अगर बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर है तो लिविंग हो जाता है। इसलिए वायरस को एनसीईआरटी ने अलग कर दिया है। बाकी दूसरी बुक में देखेंगे तो इसे 5 क्लास में वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर लिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 टाइप्स भी कर सकते हैं और 5 टाइप्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 टाइप्स किया है। वायरस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 टाइप्स करके आप वायरस को अलग करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो से लग रहा होगा कि 10⁻⁻⁶ आप जाते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर चले जाएं कि माइक्रोमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर, ये सब सारी चीज़ें वो मतलब साइज जो है इसका माइक्रोन में होता है। नैनो माइक्रोन में भी हो सकता है, नैनो इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो साइज बहुत इतना स्मॉल होता है कि ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। इसलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। आप देखिए, घर में क्या कीजिए, अगर माइक्रोस्कोप आपके, तो स्कूल्स में भी माइक्रोस्कोप होगा और स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा। एक छोटी सी स्लाइड आती है, ग्लास स्लाइड, इस साइज की स्लाइड आती है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें क्या करें कि आप अपने टैप वाटर ले लें, टैप वाटर जो आपके घर में नल आ रहा है उसमें एक ड्रॉप ले लें और देखिए उसको माइक्रोस्कोप में 100x जो उसका माइक्रोस्कोप का लेंस आता है 100x का कहलाता है, ऑयल इमर्शन लेंस भी कहते हैं इसको। उसमें देखिएगा तो कुछ चीज़ें तैरती हुई नजर आएंगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। हो सकता है वो प्रोटोजोआ हो सकता है फंजाई और बैक्टीरिया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। सॉइल में भी देख सकते हैं आप कि सॉइल में कैसे ये होता है, क्या नाम है, सॉइल को लेकर पानी में रख लीजिए। पानी में रखने के बाद जब वो सॉइल सेटल हो जाए तो एक ड्रॉप उठाइए उसमें से और उसको देख लीजिए स्लाइड्स में। इससे भी पता चल जाएगा आपको, माइक्रोस्कोप के अंदर देख लीजिएगा तो इससे देखने से फ़ायदा ही होगा आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी एंड देन वायरस। ठीक है, तो अब ये जो क्लासिफिकेशन हो गया इसका 5 मेजर ग्रुप में अकॉर्डिंग टू शेप। अब हम बैक्टीरिया के बारे में चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शेप, बैक्टीरिया इज ऑफ 4 टाइप्स: स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल। देखिए, एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है 2 ही शेप है, रॉड शेप और स्पाइरल शेप। हमने एक्स्ट्रा आपको ये जो किया है स्फेरिकल और कॉमा, ये 2 एक्स्ट्रा मैंने कर दिया है। तो स्फेरिकल में कोकस आता है, इसको स्फेरिकल शेप का जो बैक्टीरिया होता है कोकस होता है, और कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो होता है, और रॉड शेप का जो होता है उसे बैसिलस कहते हैं, और स्पाइरल शेप का जो होता है स्पाइरेलियम कहते हैं। यानी बैसिलस जो हो गया ये आपको रॉड शेप का हो गया, कॉमा शेप का विब्रियो हो गया। ठीक है, उसको स्फेरिकल शेप कोकस हो गया। इसी में देखिए नाम आता है, वो नाम आपको नहीं रखना है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सब बैक्टीरिया का नाम है जो कि कोई चेन में होगा तो कोई गुच्छे में होगा, लेकिन क्लस्टर में होगा, स्फेरिकल शेप के इसमें होगा। ठीक, जैसे ये कॉमा है तो विब्रियो कॉलरी, कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है जिससे कॉलरा था विब्रियो कॉलरी कहते हैं, और कॉमा शेप होता है। रॉड शेप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैसिलस जो है टाइप का रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, टीबी वाला जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, स्पाइरल जो है वो स्पाइरेलियम है, तो स्पाइरेलियम वाला बैक्टीरिया स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया, लेकिन आपको जो पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है, आपको शेप याद कर लेना है,
बैक्टीरिया का। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू रिमेंबर, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बस एक ही टेक्निक है। देखिए, कामयाब होने के लिए बस एक ही टेक्निक है, दूसरा कोई टेक्निक है, वो ये है मेहनत। मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, बार बार किसी चीज़ को पढ़िएगा तो वो चीज़ आपके ब्रेन में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आप हमेशा दूर भागने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बार बार पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने क्लासिफिकेशन किया, वो बताया मैंने, उसके बाद बैक्टीरिया का किया। उससे पहले मुझे एक चीज़ बता देना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है? इन जनरल तो ये तो बुक में है, और आराम से अगर आप ध्यान देंगे तो बिना याद किए हुए आप कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। यू कैन टेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट रिमेंबरिंग इट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ओमनी प्रेजेंट, ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर आप लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होगा और हार्मफुल भी होगा। तो बेनिफिशियल कैसे होगा, ये आप बता सकते हैं। बेनिफिशियल का एग्जांपल दे सकते हैं कि कर्ड मेकिंग में बेनिफिट इसी का रोल है। केक, बेकिंग केक, इसी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। और विनेगर में बनाने में इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, ये बेनिफिशियल है। वाइन, जिसको शराब बोलते हैं, वो उसका रोल ही है, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, ये बेनिफिशियल है ये सब। और हार्मफुल में तो जानते ही हैं आप कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको जो सर्दी खांसी होती है, सबको होती है सर्दी खांसी, कोल्ड एंड फ्लू, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। मलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। ये सब तो आमतौर पर लोग याद रखते हैं। जॉन्डिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब होता है। तो ये जो है हार्मफुल इफेक्ट है। तो थोड़ा सा तो आपको याद रखना है, इट में बी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। अच्छा, ये तो दो बार, एक बात हो गई कि हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। दूसरा कि ये बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, ये दो चीज़ भूलेंगे नहीं आप। तीसरा, ये कहाँ कहाँ रहता है, कैसे रहता है। देखिए, बता दें कि ये हर जगह जब रहता है तो कहीं का टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस भी है। अगर हमने बताया कि ओमनी प्रेजेंट है तो ये तो दिमाग आपका जाएगा कि तो शिमला में भी रहता होगा जहाँ ठंडा पड़ता है, ये तो ग्लेशियर में भी रहता होगा जहाँ -डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, आई रेगिस्तान में भी रहता होगा जहाँ 50-50 डिग्री 60-60 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो हर तरह के इन्वायरमेंट में जो है ये सर्वाइव करता है। जब हर जगह मौजूद है तो कहने का हर जगह रहता है, बस इतना जान लीजिए। इसलिए हमने लिख दिया है, क्या लिखा है, इट कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, -डिग्री सेल्सियस टू द प्लस, जितना हॉट क्लाइमेट एंड कोल्ड क्लाइमेट सब लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए, ये सिंगल सेल का भी बना होता है और एक से ज़्यादा सेल का भी बना होता है। सिंगल सेल का बैक्टीरिया हो गया, उसमें भी हम बता दिए हैं। इट में भी सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब सिंगल सेल का, एक ही सेल का बना हुआ है। इट में भी मल्टी सेलुलर, जैसे अलगी है और फंजाई है, मल्टी सेलुलर का। देखिए, अलगी और फंजाई जो है मल्टी सेलुलर में है, आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। कैसे समझेंगे बता दे रहे हैं आप। देखिए, जहाँ पर पानी गिर रहा होगा ना लगातार, वहाँ पर अलगी जम जाता है, हरा हरा काई लग जाता है, उसको देहाती भाषा में बोलते हैं। हम लोग देहात के रहने वाले तो इसलिए देहाती भाषा इस्तेमाल करते हैं। काई लग जाना यानी वहाँ पर जो है फिसलन भी हो जाता है और ग्रीनरी भी हो जाता है बहुत, उसमें जो है वो फिर कैल्शियम कार्बोनेट डाल के उसको साफ सफाई भी करते हैं। जहाँ पर पानी गिर रहा होगा वहाँ पर देखिएगा
अब फंजाई देखिए, आप ब्रेड को रख दीजिए अपने अलमीरा में कहीं पर, वहाँ पर फंजाई निकल जाएगा, वो मॉल्ट्स इस तरह का फंजाई आप देख सकते हैं। और ओके, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन एनवायरनमेंट such as organic waste are broken into harmless and usable substance। हमने बताया था नाइट्रोजन साइकिल में, इसमें भी एक्चुअली आपको जो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है वो इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें मैंने बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, और जो भी डेब्रिस मटेरियल है, डेड बॉडी का मटेरियल है या डेड प्लांट्स है उसका मटेरियल है, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है और यूजेबल फॉर्म में ले आता है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में एक रोल अदा करता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। दूसरा, इट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जाहिर है बहुत सारे बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरियम के बारे में नाइट्रोजन साइकिल में मैंने बताया था कि बहुत सारे सॉइल बैक्टीरिया हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सॉइल को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट जो है वो सॉइल को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉजेज मेनी डिजीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिजेंट्री, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बीमारियां होती हैं। और अब हम नेक्स्ट चलेंगे। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैंने आपको पढ़ाया, और कुछ अब डिफरेंटली जो है मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया था किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया देन फंजाई में, प्रोटोजोआ में, वायरस में, अलगी में। ठीक है, तो अब हम जो है वो बैक्टीरिया के बारे में कुछ देखिए। बैक्टीरिया अगर आप लिख रहे हैं तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा आपको एक क्लास में डिस्क्राइब करना, तो 2-3 लाइन लिख दीजिए। क्या लिखना है? बैक्टीरिया, इट इज़ ए सिंगल सेलुलर सेल, इट इज़ फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है, इट इज़ इट कॉज हार्मफुल डिजीज, उसका एग्जांपल दे देना है। मतलब ये है कि थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखना है आपको 8 क्लास में, ज़्यादा बिल्कुल बैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक है, और बाकी जो है वो बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने दे दिया है। जो एनसीईआरटी में है वो भी मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी में कौन सा बैक्टीरिया का डिस्कस है, और जैसे कि बैसिलस का डिस्कस है, रॉड शेप का 2 ही है, और एस्पैरेलियम का डिस्कस है। लेकिन मैंने आपको 4 बता दिया, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दीजिएगा बैक्टीरिया के बारे में जो मैंने अभी बताया कि इट कॉजेज डिजीज़, तो डिजीज़ का नाम बता दीजिए। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स, इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, कहाँ कहाँ मौजूद रहता है वो बता दीजिए, और पहला ही उसके बाद बता दीजिए कि इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, मतलब बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। और थोड़ा सा अगर जानना है तो ये प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। ओके, अब उसी तरह अलगी है। अलगी में इट इज़ अ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट का जो पहचान है, प्लांट और एनिमल का एक ही पहचान है कि प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसमें सेल वॉल होता है, इसलिए प्लांट की कैटेगरी में ही रखते हैं इसको। इट इज़ यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर, मतलब पानी में ही पाया जाता है। ठीक है, पानी में पाया जाएगा अलगी। इसमें सेल वॉल होगा, क्लोरोफिल होगा। सेल वॉल होगा, क्लोरोफिल होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, वो भी मैंने लिख दिया। आप भी ऐसे किसी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसको देखकर, जैसे अलगी आप देखते होंगे ग्रीन कलर का है, कहाँ पाया जाता है? जहाँ मैंने बताया कि जहाँ पानी वानी होता है। ये भी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा नाइट्रोजन साइकिल में कि रिवर में कैसे अलगी हो जाता है, और वो अलगी जो है वो कैसे फोटोसिंथेसिस सनलाइट को पहुँचने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिवर में होता है, पानी वाले एरिया में होता है अलगी, बस इतना जान लीजिए। तो इट इज़ इट सर्वाइविंग, इट इज़ यूजुअली एक्वेटिक नेचर, या इट इज़ फाउंड इन वाटर। इट कंटेन्स सेल वॉल रहता है, क्लोरोफिल रहेगा, ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो सेल वॉल क्लोरोफिल दोनों है, तो बता दीजिएगा इट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाता है। तो ये कहाँ कहाँ मौजूद है? अब देखिए एनसीईआरटी में आपको 2 ही पढ़ना है, एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा नहीं। एक क्लेमाइडोमोनास, दूसरा स्पाइरोगैरा। एक क्लेमाइडोमोनास, एक स्पाइरोगैरा। ठीक है, और ये एक याद रखिए इसमें भी है कि इसको ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, वो भी लिख लीजिएगा। इट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर।
इसका एग्जांपल मैंने 2-3 थोड़ा सा बढ़ा दिया है, डायटॉम्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास एनसीईआरटी में, फिगस, स्पायरोगारा, तो स्पायरोगारा एंड क्लेमाइडोमोनास ये एनसीईआरटी मेंशन करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे इस पर, ऑर्गेनिज्म पर। ओके, अब हम अलगी के बाद फंजाई के बारे में, फंगस। देखिए जितना भी स्किन डिजीज़ होता है वो फंगस ही, फंगल डिजीज़ होता है। और फंगल का ये तो डिजीज़ के बारे में हो गया कि फंगस जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। फंगस जो है वो हेल्थ हमारे लिए न्यूट्रिशनल की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन की तरह काम करता है, हम इसको खाते भी हैं। मशरूम का आपने नाम सुना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी फंगस है या एल्गी है, बैक्टीरिया है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा हूँ मैं। आपके बुक में है, आप बुक से जुड़े रहिए, हमेशा मैं आपको बोलता आया हूँ, तो बुक से पढ़ते रहिए। और बुक में आपके स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर कंसेप्ट देने के लिए आया हूँ, मैं लैंग्वेज डिस्कशन नहीं करना है, लैंग्वेज लिखने नहीं आया हूँ। आपको मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को याद कर लीजिए, आसपास की चीज़ों को देखकर फिर आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए। और 8th क्लास में ज़्यादा बहुत बड़ा करके नहीं पढ़ना है, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बेसिक आइडिया ऑफ अलगी का, बेसिक आइडिया ऑफ फंजाई का, बैक्टीरिया का, वायरस का, बस बेसिक ही नॉलेज लेना है। 1-2 सेंटेंस में आपको कहकर बोल कर निकल जाना है इसके बारे में। ठीक है, बाकी बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में जो फंगस है वो क्या है, क्योंकि आप ये एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में देखते हैं। आपके घर पर ब्रेड सड़ जाता है, आपके घर में जो है वो दही बन जाती है, आपके घर आप विनेगर खरीदते हैं, आप जो है केक खरीदते हैं। तो ये सारा एक्टिविटीज़ कैसे हो रहा है ये आपको समझ जाना है अच्छे से, फिर आप उसको अपने लैंग्वेज में बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने बताया अभी अपने हिस्से कि ये पॉइजनस भी होता है, इट इज़ पॉइजनस एज वेल एज एडिबल। तो पॉइजनस होता है जैसे ब्रेड मॉल्ट है। देखिए ये जो 3 फंजाई है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्रेड मॉल्ट जिसको राइजोपस कहते हैं, एगरिकस मशरूम कहते हैं, मशरूम की खेती भी होती है, ये जान लीजिए, पूरे वर्ल्ड में खेती होती है। मशरूम सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ऐसे ऐसे मशरूम है, पेनिसिलियम, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बुक से देख लेना है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक इज इनफ फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप हमसे सिर्फ कंसेप्ट लीजिए। हाँ ना, तो मैंने कहा कि ये जो है पॉइजनस भी होता है, एडिबल भी होता है। आप समझ गए कि पॉइजनस कौन सा होगा, एडिबल कौन सा होगा, वो एग्जांपल भी शायद समझ गए होंगे। जैसे ब्रेड मॉल्ट है, ये पॉइजनस है, यीस्ट बेकरीज में इस्तेमाल होता है तो वो हम खाते हैं। एगरिकस मशरूम हम खाते हैं, हालांकि एगरिकस मशरूम पॉइजनस भी होता है, लेकिन एडिबल अलग होता है, उसका स्पेशीज अलग होता है और खाने वाले का अलग होता है। अच्छा, ये जो होता है सैप्रोफाइटिक होता है, यानी सड़ी गली चीज़ों पर उग गया, और पैरासाइटिक होता है, बता दिए डिजीज हम लोगों के डिजीज कॉज करता है, पैरासाइटिक जो होता है। अच्छा, इट इज़ फाउंड इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, थोड़ा सा नमी वाली जगह पर उग जाता है जल्दी से। ठीक है, वो आप अपने घर में भी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ नमी होगी तो फौरन उस पर उग जाएगा। इट में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ जो बुक वगैरह में लिखा हो रहता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंजाई। अब हम नेक्स्ट चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। ओके, तो अब जो है मैंने बता दिया क्या क्या बताया, बैक्टीरिया के बारे में बताया, अलगी के बारे में बताया, फंजाई के बारे में बताया, और अब जो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम डिस्कस किया गया है, लेकिन प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर नहीं है। मलेरिया का डिस्कशन है, इसलिए प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, इसलिए मैंने लिखा है इसको। और ये जो फिगर की बात है, तो प्रोटोजोआ में 3 फिगर है आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की बुक से फिगर आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। मैं फिगर नहीं बताने जा रहा हूँ। पारामेशियम, ट्राइपेनोसोमा, अमीबा, ये 3 चीज़ आपके स्ट्रक्चर यानी जो फिगर है वो इस तीनों का है। प्लाज्मोडियम मैंने लिख दिया है, ये मलेरिया कॉज करता है, इन जनरल बहुत ही फेमस चीज़ है। अब प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, पानी वाले एरिया में, एक्वाटिक एरिया में पाया जाता है।
दूसरा कि पारासाइटिक होता है, तीसरा हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक फंजाई भी होता है, और हेट्रोट्रॉफिक उसको कहते हैं जो अपना भोजन, अपना फूड खुद से तैयार न कर सके। यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो तो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, and those who doesn't have the chlorophyll, they are unable to synthesize their own food, they dependent on the other host cell, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है और फंजाई की तरह। और उसके बाद ये पारासाइटिक इन नेचर होता है। देखिए बहुत सारा अमीबा है, जैसे मैंने अभी बताया ना, मलेरिया होता है, ओमेगास होता है, एमीबियासिस भी होता है, जैसे डिजेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सब क्या है, डिजेंट्री, डायरिया, ये सब अमीबा से ही होता है इन जनरल से। आप पारासाइटिक इन नेचर है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट ही जानना है आपको, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम वायरस के बारे में चलेंगे। बारी आती है 5th पोर्शन की। 5th मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ था, लेकिन हमने इसको 5 इसमें किया है, वायरस को भी इंक्लूड किया है। तो वायरस के बारे में देख लीजिए। वायरस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है, पूरी दुनिया वायरस को लेकर परेशान है। और आज के डेट में देख लीजिए कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ जो 2019 में पैदा हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। उसकी वजह से हम लोग लॉकडाउन में हैं अभी, और ये वीडियो हमारे लिए ये गवाह बना हुआ होगा। आज का वीडियो जो मैं इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से मैं बना रहा हूँ और वायरस का ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये वायरस क्या है इसके बारे में समझिए। वायरस देखिए, न ही ये नॉन लिविंग थिंग है और न ही ये लिविंग थिंग है। मतलब ये जिस्म के बाहर बॉडी, when it remain outside the living body, it behaves like a non-living things, and when it enter into the living system and living body, it behaves like a living parasite. It behaves like a parasite. Okay, so it behaves like a living things when it enter into the living parts, लिविंग सिस्टम। तो मैं ये बता रहा था कि इट इज़ द बॉर्डर लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। इट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। ये बात हो गई है। दूसरा पॉइंट हमने जो अभी डिस्कस किया, इट इज नॉन लिविंग व्हेन रिमेन आउटसाइड द लिविंग बॉडी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे एंट्री मारेगा, ये जैसे कोविड-19 है, बाहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके लाइक्राइनल सेक्रेशन से, एयर से, नाक के थ्रू, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और उसके बाद ये डिजीज कॉज करने लगता है। इसके अंदर होता क्या, देखिए इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और वो प्रोटीन को कवर किए हुआ, न्यूक्लिक एसिड को कवर किए होता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है कैप्सिड। इतना नहीं पढ़ना है आपको, बस मैंने सिंपल लिखा दिया है, इट हैज ए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये 3 पॉइंट। और अब इसका एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि प्लांट में जो है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है प्लांट, ठीक है, और उसके बाद जो कोल्ड एंड फ्लू होता है वो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्स, रूबेला, ये सब वायरल डिजीज़ हैं। फिर उसके बाद वायरल डिजीज़ जो है वो हेपेटाइटिस है, जिसका नाम सुना होगा आपने। ये सब वायरल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ बहुत सारे हैं। कोविड-19 इसका भी एग्जांपल है, देख लीजिए आप। तो ये भी डेंगी वायरल डिजीज़ है जो हिंदुस्तान में अक्सर हो जाता है लोगों को, डेंगी। उसके बाद अब जो है बैक्टीरियोफाज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। अब ये लास्ट पोर्शन है वायरस, तो हमने थोड़ा सा अब सम वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज हम डिस्कस कर लेते हैं, वायरस का थोड़ा सा डिस्कस है इसलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है।
बैक्टीरियोफाज कहते हैं कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर चला गया और सारी बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कर देता है वो अपने लिए, और बैक्टीरिया को समझिए कि एक तरह से वो अपना घर बना लेता है और उसको यूज़ करता है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरियोफाज हार्मलेस होता है। दिस बैक्टीरियोफाज इज हार्मलेस टू ह्यूमन और एनिमल। बैक्टीरियोफाज it is means bacteriophage is harmless to human and animal। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का जब हम बात करते हैं कि बैक्टीरियोफाज इज बैक्टीरिया ईटर, इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है, यानी बैक्टीरिया को खा जाता है। जो एंटीबायोटिक्स होता है उसका काम क्या है? बैक्टीरिया को किल कर देना। वही काम इसका भी है, बैक्टीरियोफाज का भी है कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, और बैक्टीरिया को इस ऐसे ख़त्म करता है कि वो हार्मलेस हो जाता है। ये बैक्टीरियोफाज गंगा जल में भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन उस गंगा जल में जहाँ जो गंगा जहाँ से निकलती है, गौमुख कहते हैं उसको, गौमुखी या फिर गंगोत्री, वो वाला पोर्शन जो लेंगे तो उसमें बैक्टीरियोफाज बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए गंगा जल सड़ता नहीं है। उसकी वजह यही है कि बैक्टीरियोफाज का प्रोपोर्शन उसमें ज़्यादा होता है। और ये बैक्टीरियोफाज का बहुत ज़्यादा यूज़ है डेंटिस्ट्री में भी, वेटनरी साइंस में भी, मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इतना ही था बैक्टीरियोफाज का। अब हमने जो है आज डिस्कस किया है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर 2 में, फ्रेंड्स एंड फो में पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 बाय 1 हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारा एग्जांपल दिया मैंने, और यहाँ तक जो है वायरस तक डिस्कस किया, बैक्टीरियोफाज भी डिस्कस किया। और फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि कैसे एक्टिविटीज़ करता है, कि जो मेंशन है, जो भी एक्टिविटीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है वो हम आपको बताएंगे, और अपने घर आप अपने उसको हमारे मुताबिक जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे कीजिएगा, तो आसान होगा समझना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस चैप्टर को। और फिर हम आगे बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करता है, कैसे हार्मफुल होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट पार्ट में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू।